क्या शादी के लिए पर्सनल लोन लेना समझदारी भरा कदम है? जी हाँ दोस्तों, आप सबको पता है कि हम इंडियन शादी के पीछे कितना पैसा खर्च करते हैं। कई लोग शादी करने के लिए लोन लेते हैं, कहीं किसी फ्रेंड से या किसी रिलेटिव से उधार लेते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि शादी के लिए ये जो पर्सनल लोन है वो लेके शादी करना समझदारी भरा कदम है या नहीं। तो शादी, जो कि इंडियन पर्टिकुलर कल्चर में एक बहुत ही बड़ा ओकेशन माना जाता है, फैमिली में ऐसा कहते हैं कि ये वंस इन ए लाइफ टाइम ओकेशन रहता है। तो हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एक पर्सन है जिसका एज है 30 ईयर्स और लेटेस्ट से कि उसकी शादी होने वाली है और उसका सैलरी लेटेस्ट एज्यूम 45,000 है। और उसने कम से कम सभी जगह पे सेविंग करके जो बजट बनाया है वो भी फिर आ रहा है 6 लाख रुपीस। यूजुअली आज के टाइम में तो 10-12 लाख से नीचे शादी होना बहुत मुश्किल हो जाता है, टीयर 2 या टीयर 3 सिटीज़ में भी। फिर भी हम यहाँ पे एजम्पशन करते हैं कि उसने बजट 6 लाख का बनाया है और वो बंदे के पास अभी जो सेविंग पड़ा हुआ है वो है 1.5 लाख के आसपास। तो उसको अभी कितना लोन का जरूर पड़ेगा? 6 लाख माइनस 1.5 लाख तो हो गया वो 4.5 लाख का। तो अभी पर्सनल लोन क्या है आप सबको पता है, उसमें बहुत सारा डिटेल्स मैं आपको बताने का ज़रूरत नहीं समझता हूँ। जैसे पर्सनल लोन मीन्स जो आपको विदाउट कोई गारंटी या विदाउट कोई आपका डॉक्यूमेंट्स दिए हुए, जैसे घर का या कुछ भी मॉर्गेज किया बिना अनसिक्योर लोन जो प्रोवाइड होता है उसको बोलते हैं पर्सनल लोन। वो सभी मेजर बैंक्स है, एनबीएफसी है, फाइनेंसिस है, ये बैंक पर्सनल लोन प्रोवाइड करती है। और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट समवेयर अराउंड 11% से लेके 18 और कुछ छोटी छोटी बैंक्स में इससे भी ज़्यादा जाता है। तो अभी हम ये लोन का एग्जाम्पल समझते हैं कि लेटेस्ट से वो बंदे ने 4.5 लाख का लोन लिया और हमने जो इंटरेस्ट रेट रखा है वो मीडियम है अराउंड 13% और लोन का टेन्यर है वो है 5 ईयर्स। तो उसका अप्रोक्स ईएमआई आएगा 10,000 रुपीज़ पर मंथ। लेटेस्ट से उसका सैलरी है 45,000 और उसमें से 10,000 रुपीज़ तो उसके ईएमआई में चले जाएंगे 5 साल के लिए। तो 5 साल तक मान लीजिए उसका सैलरी स्टेबल रहता है 45,000, तो उसको ऑन हैंड कितना आएगा? 34,750 रुपीज़। अभी हम बात करते हैं कि चलो ये तो हो गया सिर्फ ऑन हैंड कितना आता है वो, लेकिन सामने वो बंदे को मैरिज के बाद घर चलाना और भी ज़रूरियात घर के लिए पूरी करना, कुछ ट्रैवलिंग करना, यूटिलिटी से कुछ शौक पूरे करना, तो उसमें उसका मिनिमम एक्सपेंस हो जाएगा समवेयर अराउंड 27,000। तो आप देखो 34,000 तो ईएमआई के बाद बच रहे हैं, उसमें से भी 7,000 रुपीज़ इसमें चले गए, 27,000 रुपीज़। तो हाथ में समवेयर अराउंड 5 to 6,000 रुपीज़ के आसपास ये बचा पाएगा। ये भी एकदम टाइट बजट से अगर वो सभी मैनेज करेगा तब। बाकी हो सकता है कुछ कुछ मंथ्स में ऐसा कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस आ गया जो सबके आपके मेरे सबके वहाँ पे आ ही जाता है, तो इस वो केस में ये अमाउंट ज़ीरो भी हो सकता है, कुछ सेविंग ही ना हो। तो अभी हम बात करते हैं रिस्क कौन कौन से इन्वॉल्व है। तो ये लोन रीपेमेंट तो आप जब तक लोन चलेगी उतने साल तक आपका ऊपर बर्डन होके रहेगा। सेकंड बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट है, मैरिज एक्सपेंस यूजुअली डू नॉट कवर और जनरेट इनकम। तो ये जो आपके एक्सपेंस कर रहे हैं वो कोई एक्सपेंस आपका इनकम जनरेशन वाला है नहीं। थर्ड है फाइनेंशियल प्रेशर में इंक्रीज आफ्टर मैरिज मीन्स आप शादीशुदा हो जाते हो तो आपकी जिम्मेदारी या फाइनेंशियल एक्सपेंसेस और बढ़ जाएंगे और ऊपर से ये ईएमआई का बर्डन, तो वो आपको और स्ट्रेस दे सकता है। और जैसे मैंने बताया कि अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस कैन क्रिएट मोर स्ट्रेस, तो ऐसा कुछ भी आ गया जो अनएक्सपेक्टेड है तो वो आपको ज़्यादा स्ट्रेस देगा। तो हम ऐसा देखते हैं कि कब ये लोन आपके लिए सुटेबल हो सकती है, कि जो भी आपकी सैलरी है उसका 25 से लेकर 30% के आसपास अगर उसका ईएमआई आ रहा है तो आप इसको लोन ले सकते हो। अगर आपका जॉब इनकम स्टेबल है तो आप ये ले सकते हो। आज के ज़माने में जैसे एआई है या जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ रहा है, जेन जी आ रहे हैं, तो उसमें अभी जॉब का भी गारंटीड मीन्स वहाँ पे आपको रखना कोई भी गारंटी नहीं है। तो अगर आपका जॉब इनकम स्टेबल है, लाइक गवर्नमेंट जॉब है या ऐसी कोई जॉब है जिसमें आप सालों से हो और आपको फ्यूचर भी अच्छा दिखता है, तो आप लोन लेके शादी कर सकते हो। उसके अलावा कुछ आपके पास सेविंग्स में इमरजेंसी फंड होना भी चाहिए, तब आप ये लोन ले सकते हो। और लोन अमाउंट बहुत हाई मीन्स ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ केसेस है, अगर वो केसेस में आप फॉल करते हो तो आप डेफिनेटली लोन ले सकते हो। और हम बात करते हैं कि चलो लोन ना लिया तो उसके अल्टरनेटिव्स क्या है। सबसे पहला तो आप मैरिज का बजट कम करो। तो हो सकता है कि बजट में आपके पास कुछ ऐसे ऐसे
वहाँ पे ओकेशंस या कुछ रहेंगे विधि, या उसमें आप थोड़ा ओकेशन की कॉस्टिंग कम कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप पूरा का पूरा जो सेविंग है इमरजेंसी फंड का, वो भी आप इससे लोन लेने से अच्छा है उसको आप यूज़ कर दो। हालांकि ये सजेस्टेबल नहीं है, लेकिन हाँ, लोन लेने से थोड़ा अच्छा विकल्प है कि अगर इमरजेंसी आई तो हो सकता है आपके जो वेल विशर्स है वो आपको हेल्प कर दे। तीसरा ऑप्शन है कि आप 4.5 लाख की जगह थोड़ा कम लोन लो, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख का हो सके उतना कम लोन लो। और ऑप्शन फ्लोर है, ये सभी एक्सपेंसेस 1 साल 1.5 साल पहले से ही आप प्लान करो। तो जब तक आपकी शादी का ओकेशन का डे आएगा, हो सकता है आप तब तक कहीं ना कहीं से भी ये अमाउंट आप कमा चुके होंगे। तो फाइनल हम इसमें क्या एक कंक्लूजन कर रहे हैं कि पर्सनल लोन लेना शादी के लिए ये कोई ऐसा बैड डिसीजन नहीं है। हालांकि वो इतना अच्छा भी नहीं है, लेकिन हाँ, ये लोन आप कब ले सकते हो कि आप रीपेमेंट टाइमली कर पाने वाले हो, प्लस कोई स्ट्रेस एडिशनल आपके ऊपर ना ले रहे हो, तब ये आपके लिए बहुत ये अच्छा ऑप्शन माना जाएगा। और हाँ, ऐसा नहीं सबको ये शादी के लिए पर्सनल लोन मिलेगा, तो उसमें बहुत सारे बैंक्स के क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे सिबिल स्कोर, इनकम प्रूफ, कंपनी का आपका कैटेगरी, आपका पिन कोड एरिया का, आपका एग्जिस्टिंग ईएमआई, तो बहुत सारे ऐसे क्राइटेरियाज है। अगर उसमें से आप पास होते हो तो ही आपको लोन मिल पाएगा। सो आई होप कि ये वीडियो से मैं आपको कुछ वैल्यू दे पा रहा हूँ। इफ सो देन प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू। क्या शादी के लिए पर्सनल लोन लेना समझदारी भरा कदम है? जी हाँ दोस्तों, आप सब, क्या शादी के लिए पर्सनल लोन लेना समझदारी भरा कदम है? जी हाँ दोस्तों, आप सब, क्या शादी के लिए पर्सनल लोन लेना समझदारी भरा कदम है?